चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एक बार चीज़ों को हम रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है उसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इमेजिन। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री, जो कि आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी विच क्वांटिटी कैन नॉट बी क्रिएटेड। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप के। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनोसिटी या नंबर सब्सटेंस। डिराइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं हम? डिराइव क्वांटिटी। और कितने टाइप्स के होते हैं? इनफाइनाइट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? जितने भी फॉर्मूले हमारे फिजिक्स में वो सारे के सारे डिराइव्ड हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्डन, पावर एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे, मैंने कहा था इसको आपको याद करने की जरूरत है। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, acceleration is equal to velocity upon time, force is equal to mass into acceleration, work done is equal to force into displacement, power is equal to work upon time, kinetic energy is equal to half mv square, potential is equal to mgh, और चार्ज इज इक्वल टू होता है हमारा करंट इनटू टाइम। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू वर्क डन, क्यू इज ए चार्ज। ठीक, उसके बाद फिर मैंने बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंगल एंड सॉलिड एंगल। फिर उसका मैंने आपको बताया था यूनिट, जो फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा उसको यूनिट कहेंगे। यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करेगा उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 7। तो फंडामेंटल यूनिट भी कितने होंगे? 7 होंगे। कौन कौन से? लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, लुमिनोसिटी का कैंडेला, नंबर ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डिराइव्ड यूनिट के बारे में बताया गया। मैंने कहा कुछ बेसिक आपको यूनिट याद हो जाने चाहिए, जैसे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या होता है भाई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। या बहुत सारे एक फार्मूले के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, और वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था। वर्डन का क्या होता है? जूल होता है। और पावर का क्या होता है? वाट होता है। और फिर उसका बाकी ये सारी चीज़ें आपको निकाल के मैंने दिखा दिया था। चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब होता है। और बाकी आप निकालना चाहोगे तो एक फार्मूले के कई कई यूनिट निकल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। मैंने कहा कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, बस समय के साथ आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है टेस्ला। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको कैसे निकाला जाता है वो चीज़ें आपको मैंने बता दिया हुआ है। चलिए, उसके बाद उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। 3 टाइप्स के बताए थे, एमकेएस, सीजीएस और एपीएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एपीएस फुट पाउंड सेकेंड। और जैसे मैंने कहा इन तीनों को मिलाकर एक नई यूनिट बनाई गई, जिसे हमने एसआई यूनिट नाम दिया। इसमें लेंथ को मीटर, मास को केजी, टाइम को सेकेंड। मतलब एमकेएस ही हमारा क्या है भाई? एसआई है। एमकेएस और एसआई दोनों एक ही, चाहे एमकेएस बोल दे एसआई बोल दे, एक ही मतलब। ठीक है, फिर इसका मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 टाइप्स के होते हैं, एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी 2 होंगे, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। ठीक है, फिर इसका मैंने आपको सिखाया था टू कन्वर्ट 1 यूनिट टू अनदर यूनिट। ये आपके इस बेसिक फार्मूले के बेसिस पर आपको कन्वर्ट करना सिखाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको आगे भी कन्वर्ट करना सिखाया था, जो कि यूनिट डायमेंशन मेथड से था। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि एमकेएस टू सीजीएस की हम बातें करते हैं, तो इसको करने से पहले आपको एक लाइन मैंने याद करवाया था, मिमी, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, या किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। जैसे आपको याद करते बने वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर ग्राम में है तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेका, हेक्टो, केजी। ठीक है, लीटर में तो लीटर में। और उसका मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 होता है। जैसे कि आपको 1 पे बोला है, मीटर पे बोला है, तो आपने किलोमीटर की जगह 1 लिखा और मीटर की जगह 0 लिख दिया। उसमें जितने भी जीरो आ रहे हैं उतने जीरो भर दो, तो वो क्या हो जाने वाला होगा? उतने क्या नाम है, नंबर 1 लिखकर उतने जीरो भर देंगे, उतने हमारा आ जाने वाला होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 1 3 0, तो मतलब 1000 मीटर। ठीक, और मैंने कहा था या इसको हम 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। देख सकते हैं मीटर से ये कितने आगे पर है? 1 2 3, 3 नंबर, तो मैंने 10 के पावर 3 लगा दिया था। ठीक है, मैंने कहा था कि आप जैसे कि थोड़ा सा बेसिक मैथ जानते हो, आगे जाने पे प्लस लेते, पीछे जाने पर माइनस। मतलब अगर आगे जा रहे हो तो प्लस पावर लेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस पावर लेंगे। और जैसे पीछे हम जा रहे थे तो हमने इसको नेगेटिव पावर लिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको एक कन्वर्ट करना सिखा दिया हुआ था, कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर उसका आपको लास्ट में मैंने सिखाया सीजीएस टू एमकेएस कन्वर्ट करना, सीजीएस टू एमकेएस कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन से पहले मैंने आपको कुछ चार्ट बनाए थे, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बताए थे 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनोसिटी, नंबर ऑफ सब्सटेंस। फिर फंडामेंटल यूनिट भी हमारे साथ होंगे। कौन कौन से होंगे? लेंथ का होगा मीटर, मास का होगा किलोग्राम, टाइम का होगा सेकेंड, टेम्परेचर का होगा केल्विन, करंट का एम्पियर, लुमिनोसिटी का कैंडेला, नंबर ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, फिर इसका मैंने आपको साइन बताया था। मैंने कहा था ये इतना बड़ा लिखने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो इसलिए इसके हम साइन लिखते हैं। जैसे मीटर का क्या होता है? एम, किलोग्राम का केजी, टाइम का सेकेंड, एसीसी, केल्विन का के,
और करंट का ए, लुमिनेसेंस का सी डी, एम ओ एल, ठीक है। फिर इसका मैंने आपको यूनिट डायमेंशन बताया था, मैंने कहा था जो बड़े बड़े यूनिट होते हैं उसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फोर्स का यूनिट अगर हम लिखने बैठे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मैंने कहा अगर ये लिख रहे हो तो ज़्यादा खर्चा होगा पेन, तो हम नहीं चाहते पेन ज़्यादा खर्चा हो, हम चाहते कम मेहनत में ज़्यादा काम करना, ठीक है। तो इसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका हमने बनाया, जैसे हमने यूनिट डायमेंशन कहा। जैसे लेंथ का यूनिट डायमेंशन क्या होता है, एल, मास का एम, टाइम का टी, टेम्परेचर का थीटा, करंट का ए, और लुमिनेसेंस इंटेंसिटी का क्या होता है, सी डी, और नंबर ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। मैंने कहा था कुछ बेसिक यूनिट डायमेंशन आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपको यूनिट डायमेंशन याद होगा तो उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, और कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट डायमेंशन हमारा होता है एल टी की पावर -1, एक्सेलरेशन का क्या होता है एल टी की पावर -2, फोर्स का होता है एम एल टी की पावर -2। ये तीन आपको याद कर लेने की जरूरत है, जिसमें से मेन आपका यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी फॉर्मूले बनेंगे उसमें काफ़ी फॉर्मूले में हमारा फोर्स आता रहता है, ठीक है। अब जैसे वर्डन का पूछा जाए तो इतना होता है एम एल उसका टी की पावर -2। काइनेटिक एनर्जी का भी वही होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी का भी यही होता है, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको पावर का, एरिया का, ये सारी चीज़ें को यूनिट डायमेंशन आपको निकालना सिखा दिया हुआ था, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम बातें करते हैं, बात किया था हमने यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन। जैसे मैंने कहा था कि इसके तीन यूजेस हैं। पहला क्या है, टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट, दूसरा है टू चेक द फार्मूला, और तीसरा है टू डिराइव द फार्मूला। एक मेथड हमने आपको वहाँ पे इसके पहले वाले में बताया, कुछ समय पहले आपको मैंने दिखाया कि हम कैसे वन यूनिट टू अनदर यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको लाइन मैंने याद करवाई, ठीक है। अगर हुआ था हमारा नॉर्मली, कभी अगर हमसे कहने एंट्रेंस एग्जाम में पूछे तो वहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 11th में एग्जाम देंगे तो उनके लिए पूछा जाता है यूनिट डायमेंशन मेथड से इसको कन्वर्ट करना सिखाओ, कन्वर्ट करो, ठीक है, वन यूनिट टू अनदर यूनिट। तो उसके लिए यहाँ पर आपको यूनिट डायमेंशन मेथड से टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट जो 11th के लिए देंगे वह इस वाले मेथड को जरूर देख लेंगे, ठीक है। 11th का पेपर जो देंगे उनके लिए पूछा जाता है, और जो नहीं देंगे उनके लिए कोई बात नहीं, कोई भी एक प्रोसेस याद कर लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये सारी आप देख लेंगे। इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 इज ए फर्स्ट नंबर, u1 इज ए फर्स्ट यूनिट, n2 इज ए सेकंड नंबर, u2 इज ए सेकंड यूनिट, ठीक है। बाकी इसको कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया हुआ था, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको कराए थे मैंने कुछ, ठीक है। बाकी इसमें आप यूनिट डायमेंशन मेथड से यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसका लास्ट में मैंने आपको बताया था पहला यूजर्स तो बता दिया, अब सेकंड यूजर्स की बातें करते हैं। टू चेक दी फार्मूला, मैंने बताया था कि कोई फार्मूला तभी करेक्ट होता है जब उसका लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन क्या हो जाए भाई, सेम हो जाए, क्लियर है। जैसे मैंने कहा था कि आपको ये फार्मूला दे दिया गया एफ इज इक्वल टू एम बी, एफ इज इक्वल टू एम अपान ए, एफ इज इक्वल टू एम में। अब कहा गया कौन सा फार्मूला करेक्ट है उसको चूज करो। तो मैंने क्या बोला, कोई फार्मूला कब करेक्ट होता है जब उसका लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन क्या हो भाई, सेम, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया इसका एम एल टी पावर -2 आ रहा है, इसका एम एल टी पावर -1 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है मैंने क्या बोला, कोई फार्मूला तभी करेक्ट होगा कि उसके लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का यूनिट डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं आ रहे थे, इसलिए फार्मूला गलत हो गया। यहाँ भी देखो, यहाँ भी सेम नहीं आ रहे थे, तो ये भी फार्मूला गलत। इसमें देखो ये आ रहा था, मतलब सही, ये तो ठीक है सर, समझ में आता है हमको। उसके बाद मैंने आपको कहा था ठीक है ये तो आप जानते हो, तो इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि आपको यह दे दिया टी इज इक्वल टू 2π100 में एल अपान से, कहा कि यह चेक करके बताओ ये फार्मूला सही है कि गलत है। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम आ गया, मतलब फार्मूला करेक्ट है, ठीक है। फिर उसका मैंने आपको एक फार्मूला और चेक करने के लिए दिया था, एस इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, और मैंने बताया था cos थीटा इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, अर्थात 1 होता है। मतलब अगर cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा का भी लिखा मिले तो आप उसको 1 कंसीडर कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छी, मतलब इसके साथ जो थीटा होता है इसका ये यूनिट लेस होता है, यूनिट डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। इसमें कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। चलिए फिर इसका मैंने आपको बताया था सेकेंड पॉइंट में कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम यूनिट डायमेंशन। हम दो चीज़ों को तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका यूनिट डायमेंशन क्या हो भाई, सेम हो। अगर डिफरेंट है तो उन सभी को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। मैंने 3 आपको एग्जांपल दिए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैंने कहा तो तीनों को आप देखो एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। अगर तीनों का सेम आ रहा है तो इसका मतलब फार्मूला करेक्ट है। और उसके मैंने बताया था कि अगर तीनों का सेम आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ यूनिट डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ ए टी, और प्रूफ भी करके आपको दिया था, ठीक है। फिर मैंने कहा था दूसरा फार्मूला चेक करके देखो, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस को सॉल्व करेंगे तो अगर तीनों आपस में सब्ट्रैक्ट है तो जाहिर सी बात है यूनिट डायमेंशन सेम होना चाहिए। और देखो तीनों का यूनिट डायमेंशन सेम भी आ रहा है, यल आ रहा है, इसका भी यल आ रहा है, इसका भी एल आ रहा है। बात समझ आ रही है? फिर तीसरा भी मैंने आपको प्रूव करने को दिया था। फिर मैंने कुछ इस पर आपको क्वेश्चन कराए थे, जैसे v इक्वल टू के टी प्लस बी,
मैंने कहा था कि अगर ये तीनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट है तो जाहिर सी बात है तीनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, के टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए b। और इक्वेशन सॉल्व करने जिस बच्चे को आता है उसके आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। और फिर उसका मैंने कल कहा था आपको पिछले लेक्चर में कि इस पर कुछ बेसिस पर और कुछ क्वेश्चन हम थोड़े से करेंगे, ठीक है। फिर उसका बाद स्टार्ट करेंगे हम थर्ड यूजेस। तो आइए थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन इस पर और हम चेक कर लेते हैं आइए। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, आपको मान लो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में v माइनस पी इज इक्वल टू आर टी, ठीक। आपको यह दे दिया। अब कहा गया v और b और a का यूनिट डायमेंशन। आपको यह बोल दिया गया p इज ए प्रेशर, v इज ए वॉल्यूम, and T is a temperature, R is a constant, ठीक। अब आपसे बोला कि यूनिट डायमेंशन ऑफ फाइंड यूनिट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। आपसे ए और बी का यूनिट डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, आइए सोचते हैं ध्यान से। ठीक है तो अच्छा मैंने कहा वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन, ठीक है। तो क्या हम इसके बराबर इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट इतना करने की क्या जरूरत है, फालतू परेशान होंगे। हमने एक चीज बताई कि हम उन्हीं चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका यूनिट डायमेंशन सेम है। देखो ए अपॉन वी स्क्वायर के साथ कौन ऐड है, पी। ए अपॉन वी स्क्वायर के साथ कौन ऐड है, पी के साथ कौन ऐड है, ए अपॉन वी स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों आपस में ऐड हैं, बगल में मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कराया हुआ, आप सबको याद हो तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन को देखो डी अपॉन टी में, मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर डी अपॉन टी है, सी अपॉन डी प्लस टी है। तो मैंने क्या बोला था, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मेन टारगेट है प्लस और माइनस का। प्लस माइनस है तो ठीक है, अदरवाइज फिर बाकी से पावर है क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इन सब पे, ठीक है। चलिए आइए ध्यान समझते हैं। देखो यहाँ पे क्लियर है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सब ध्यान समझते हैं। तो बताओ क्या P और A अपन वी स्क्वायर आपस में ऐड है, तो मैं बोल सकता हूं देन वी कैन राइट दैट यूनिट डायमेंशन ऑफ P is equal to unit dimension of A upon V square. What is the V? V is a velocity ना? नहीं भाई साहब, ये बड़का V है, बड़का V मतलब वॉल्यूम, छोटका V इस तरह से लिखा जाएगा तो यह होता है वेलोसिटी, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या बोला, यूनिट डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ A। तो मैंने कुछ बताया था कि आपको कभी इस तरह से आया तो एक काम करो, P प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन फोर्स का डायमेंशन मेरे को कुछ याद हो चाहे नहीं याद हो, बट फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए। तो क्या होता है एम एल टी के पावर -2 अपॉन एरिया का एल स्क्वायर, मतलब एल इंटू एल, एक एल से एक एल कैंसिल। तो हमारा क्या बचने वाला होगा, एम एक ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, तो एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, ये 2 है भाई, ठीक। ये आ गया प्रेशर का। अब वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का भी एल होगा, ब्रेथ का भी एल होगा और हाइट का भी एल होगा। तो ये हो जाने वाला होगा एल के पावर 3। तो यहाँ पे वी है कि वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, तो एल के पावर 3। तो वी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल के पावर 6। क्या बातें क्लियर है? वेरी गुड। तो P का यूनिट डायमेंशन क्या निकाला, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ ए अपन वी स्क्वायर। तो ए अपन वी स्क्वायर का आपने क्या निकाला, एल के पावर 6, बस मल्टीप्लाई कर लो भाई, अब क्या दिक्कत है। अब आ जाए तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, एम एल के पावर -1 इंटू टी के पावर -2, इधर डिवाइड तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई, तो इंटू एल के पावर 6, एल के पावर -1 एल के पावर 6 कितना हो जाएगा,
ए इक्वल टू एम एल के पावर 5 टी के पावर -2। क्या ए का यूनिट डायमेंशन समझ में आया? बिल्कुल, कोई दिक्कत है। अब आता है सर वी और बी का, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट है, तो अगर सब्ट्रैक्ट हो तो भाई हमारे लिए क्या दिक्कत है, तो हमारे लिए आसान है भाई, अब कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने क्या बोला, यूनिट डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू, क्या यूनिट डायमेंशन ऑफ बी मैं बोल सकता हूँ, बी इज ए वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट डायमेंशन एल के पावर 3, तो बी का भी वही होगा। तो बी का यूनिट डायमेंशन समझ में आया, ए का समझ में आया। अब इसी में आपसे बोल देता कि ए अपॉन बी का यूनिट डायमेंशन बताओ, क्या निकाल लेते आप, ए पता है बी पता है, डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, आइए ध्यान समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बातें क्लियर है? एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, देखिए करके आपसे बताएंगे। जैसे कि मान लो फोर्स इक्वल टू दे दिया ए साइन एक्स टी, एक्स मतलब इसको ए साइन बी टी प्लस कॉस डी एक्स, ठीक, आपको इस तो कह दिया फाइंड दी यूनिट डायमेंशन ऑफ ए बी अपॉन डी। अब आपको ए बी अपॉन डी का यूनिट डायमेंशन पूछ दिया, ठीक। आइए कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से मेरी बात। ये बताओ बच्चा, कॉस मतलब थीटा, इसका यूनिट डायमेंशन कितना होता है 1। क्या ये हमारा एंगल थीटा होगा? मैंने अभी आपको क्या बताया, थीटा का यूनिट डायमेंशन 1, थीटा कांस्टेंट है क्योंकि थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बोल दिया कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो फिक्स है, चेंज नहीं होने वाली होगी। मतलब जो थीटा है वह कांस्टेंट है, मतलब डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकता हूं। बोल भाई क्लियर? ये देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है, तो मैंने क्या बताया उसको कांस्टेंट ले लेना, मतलब उसकी वैल्यू 1 ले लेनी। क्या ले लेनी? 1। क्लियर है? तो थीटा जो थीटा है कॉस थीटा, वो भी यूनिट डायमेंशन 1 हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो थीटा यूनिट कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशन कितना होता है 1, कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशन कितना होता है 1। तो बताओ डी एक्स, अच्छा इसमें कुछ पॉइंट दिए रहेंगे, एक्स इज ए डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज ए टाइम, आपको ये दिया है, ठीक है ना, टी टाइम में एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये आपको कंडीशन दी है, ठीक है, वरना फिर निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलो तो डी इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डायमेंशन 1, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल, ये हो जाएगा 1 अपॉन एल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एल के पावर माइनस, क्या डी का डायमेंशन समझ में आया? वेरी गुड। उसी तरह से चलो बी का करते हैं हम सब, बी, तो बी टी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट का डायमेंशन 1, तो बी टी इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, मतलब टी के पावर -1। क्या बी का भी यूनिट डायमेंशन निकाल लिया? बहुत अच्छी। अब बात आती है सर यह ए का कैसे निकालेंगे, तो ध्यान सुन भाई मेरी बातों को। मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एफ माइनस ए साइन बी टी प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस हो जाएगा इधर आएगा तो भाई ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉस डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो कॉस कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं। अब बताओ अच्छा, मैंने क्या बताया, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम यूनिट डायमेंशन, तो ये बच्चा 1 होगा, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये बताओ एफ और ए साइन बीटा टी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हैं? बिल्कुल। तो मैं कब बोल सकता हूँ यूनिट डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ ए साइन बीटा बी टी। अब बताओ ये आपका यूनिट डायमेंशन क्या होता है बच्चा, एम एल टी के पावर -2 इज इक्वल टू ए साइन का यूनिट डायमेंशन कांस्टेंट है 1, तो क्या ए का भी यूनिट डायमेंशन एम एल टी के पावर -2 आ गया? बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कुछ समझ में आया है? बोल भाई क्या बातें क्लियर है? बहुत अच्छी। अब सुनना ध्यान से, सुनना अब ध्यान से।
एम एल टी की पावर माइनस टू ए। तो ए आ गया, बी आ गया और डी आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, ए बी अपॉन डी, तो ए बी अपॉन डी निकालने क्या दिक्कत है, क्या निकाल सकते हैं आप सब, हो जाएगा। लेकिन बच्चा एक पॉइंट थोड़ा सा, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने की जरूरत है, क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन की जरूरत है हमको। क्या करेक्शन है, देखो ध्यान से, क्या करेक्शन है बताओ। यहां पे बच्चा अगर मैं इसको cos dx लिख रहा था तो मैंने क्या बोला, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेमी डायमेंशन। ध्यान से देखो, तो साइन तो कांस्टेंट है तो इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब ए आ गया एम एल टी पावर माइनस टू, लेकिन कॉस जो है यह तो हमारा यूनिट डायमेंशनलेस है, इसके साथ तो कोई भी यूनिट नहीं है, तो जाहिर सी बात है यह तो फोर्स यह तो अलग है, मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, मान लेते हैं भाई। अब क्वेश्चन से नहीं समझ पाए, देखो भाई ध्यान सुनो मेरी बात, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो अच्छा क्वेश्चन ध्यान से। अब जैसे मैंने क्या बोला कि एफ इज इक्वल टू ए साइन बीटा टी प्लस कॉस डी एक्स, मैंने क्या बोला कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेमी डायमेंशन। अगर मान लो बच्चा यहाँ पे वाई नहीं होता, यहाँ पे वाई नहीं होता, वाई नहीं होता, ठीक, तो कॉस डीएक्स का यूनिट डायमेंशन कितना होता, वन। कॉस डीएक्स का यूनिट डायमेंशन कितना होता, वन होता। बात समझ आ रही है, अगर कॉस का यूनिट डायमेंशन वन होता तो जाहिर सी बात है हमने आपको सिखाया है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम यूनिट डायमेंशन। देखो तुमको बेवकूफ बना रहा था, लेकिन स्मार्ट होना तुम सब समझ गए ना कहाँ गलती है। देखो क्योंकि इधर फोर्स है बच्चा, तो फोर्स के साथ यह भी कुछ ना कुछ फोर्स के टर्म में होना चाहिए, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। मतलब यहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ कंडीशन वाई, तो यहाँ भी हमारा वाई रहेगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी, क्या बात समझ में आई। तो ये निकल गया, इसी तरह वाई का भी निकाल सकते हो, वाई का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझ में आया मैंने क्या क्या बकाया है, बोल भाई, उठ रहे हो क्या, ज़्यादा टफ हो गया क्या, नहीं कोई बात नहीं, ध्यान सुनना, एक बात सुनना ध्यान से, मैंने क्या क्या बोला है, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चा कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन, कभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये y नहीं होता तो cos dx हमारा एक कांस्टेंट होता, कांस्टेंट का डायमेंशन वन होता, और ये वन f के बराबर कभी नहीं हो सकता, हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, तो इसलिए इसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशन दिया जाए। चलिए बहुत अच्छी, अब ए बी और डी, तो ए निकल गया, बी निकल गया, डी निकल गया, तो ए बी अपॉन डी, तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, एम एल टी के पावर माइनस टू इंटू बी का कितना है भाई, टी के पावर माइनस वन अपॉन डी का कितना है, एल के पावर माइनस वन। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो एम एल के पावर माइनस वन ऊपर चला जाएगा तो प्लस वन, वन वन क्या हो जाएगा, एल के पावर टू, टी के पावर माइनस थ्री। क्या बातें समझ में आई कि नहीं, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते बच्चा, थोड़ा सा हल्का से क्वेश्चन इंक्रीज करते हैं, उड़ना मत, ध्यान रखा लगा के रखना, ठीक है ना, समझ में आएगा अच्छे से। चलो मान लो आपको दे दिया v बराबर लॉग ई बेस में बीटा टी प्लस ए, ठीक। अब आपको कुछ दे दिए हैं वैल्यू, जैसे बोल दिया v इज ए वेलोसिटी, a इज ए एक्सेलरेशन, t इज ए टाइम, ठीक। तो आपसे कहा है बीटा का यूनिट डायमेंशन बताओ, बीटा का यूनिट डायमेंशन बताओ। चलो कैसे करेंगे, आओ ध्यान से। मैंने क्या बताया था आपको कि पावर डिवाइड मल्टीप्लाई से कुछ लेना देना नहीं, हमारा मेन मोटो है ऐड और सब्ट्रैक्शन, ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो बताओ भाई बीटा टी किसके साथ ऐड है, एक्सेलरेशन के साथ, मतलब मैं वी कैन राइट दैट बीटा टी प्लस ए, बीटा टी प्लस ए, मतलब यूनिट डायमेंशन ऑफ बीटा टी इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ ए। क्या बातें कुछ कुछ समझ में आई है भाई लोग, आपका भ्रम लग रहा है, बीटा
टी इज ए टाइम, टाइम का डायमेंशन टी, एसलेशन, एसलेशन का डायमेंशन क्या होता है भाई, एल टी के पावर -2। तो बीटा इज इक्वल टू एल टी के पावर -2 अपॉन टी। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाने वाला होगा, एल टी के पावर -3। अब तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया होगा यार, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दे, ए बराबर लॉग ई बेस बीटा टी स्क्वायर, ठीक, बीटा बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे कहा है टी इज ए टाइम, ए इज ए एक्सेलरेशन, अब कहा है बीटा का यूनिट डायमेंशन होता है, कैसे बताएंगे, सोचो, वीडियो पॉज करो, फटाक से करके बताओ मुझे, कर लोगे, चलिए मैं करता हूँ। सुनो, मैंने क्या बोला बच्चा, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन, अदरवाइज और किसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना हमारा उससे लेना देना। तो बताओ, इसके पावर या डिवाइड मल्टीप्लाइजेशन को कुछ लेना देना नहीं है, तो इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या मैं जीरो ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में क्या है, जीरो से क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। तो बीटा टी स्क्वायर बराबर में जीरो क्या है, इज ए कांस्टेंट, तो क्या इस कांस्टेंट का डायमेंशन 1, तो बीटा टी स्क्वायर का टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमारा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल टी के पावर -2। क्या मेरी बात समझ में आई है, कैसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सब, थर्ड वाले पॉइंट बहुत पढ़ लिया इसको। चलिए अब आज हम सब बातें करने वाले हैं यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन का थर्ड पॉइंट, यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन का थर्ड पॉइंट, ठीक, जिसमें आज हम सब सीखेंगे टू डिराइव द फॉर्मूला, डिराइव फॉर्मूला। आज हम सब फार्मूला डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है। आइए ध्यान समझते हैं फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। आ जाओ, जैसे थोड़ी सी अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे बात आता है कि सर एफ इज इक्वल टू एम में कैसे हुआ, हमारा फोर्स का फार्मूला हम एफ इज इक्वल टू एम में ही क्यों लिखते हैं, बात समझ आ रही है, एफ इज इक्वल टू हम एम में ही क्यों लिखते हैं, हम एम इंटू वी क्यों नहीं लिखते, एम इंटू वी स्क्वायर ए क्यों नहीं लिखते, या एम एफ इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखते। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि सर हम एफ इज इक्वल टू एम वी लिखे तो क्या तकलीफ, या एफ इज इक्वल टू एम अपॉन वी लिखे तो क्या तकलीफ, हमको कैसे पता कि एफ इज इक्वल टू एम में ही आता है फार्मूला, ठीक है। तो आज उसी को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान समझते हैं बच्चा। चलो देखो, ठीक, आइए समझते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम में ही क्यों। देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको इमेजिन कराने की कोशिश करूं तो समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई ब्लॉक है, ठीक है, कोई एक ब्लॉक स्टेबल है, स्टेबल, इसके ऊपर आपने धक्का लगाया, क्या लगाया बच्चा, धक्का। अगर आपने धक्का लगाया तो आप ध्यान से देखोगे यह ब्लॉक आगे की तरफ भागेगा। पहले स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, जब ये आगे भागने लगा तो क्या इस ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई, बात समझ आ रही है। और जाहिर सी बात है क्या पहले जीरो से वी हुआ है, जीरो से क्या हुआ है भाई, वी हुआ, मतलब मैंने जो धक्का लगाया, मतलब यही तो हमारा फोर्स है, यही हमारा क्या है फोर्स। मतलब जो फोर्स है क्या वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, सर हमको तो वेलोसिटी दिख रहा है, चेंज कैसे बोल रहे हैं। जैसे कि मान लो एक ब्लॉक है, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, कितने जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, एक, अब इसके ऊपर धक्का लगाया गया, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया भाई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और यही ब्लॉक जो 2 से जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, इसी पे मैंने कुछ और धक्का लगाया तो यह हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे बोलूं
किस पे मैंने ज़्यादा धक्का लगाया, किस पे मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया, धक्का मतलब फोर्स, किस पे मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया, पहले वाले पे कि दूसरे वाले पर, कैसे बताओगे सर? पहले वाले पर। क्यों? क्योंकि देखो 2 से 10 हुआ, 2 से 3 हुआ। बात समझ रही? अगर आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट इंप्रूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसने आपके ऊपर फोर्स लगाया, मतलब वर्क किया, तभी तो इंप्रूव हुआ ना भाई। तो 2 से हुआ 10, बस मेरे, और 2 से हुआ 3, तो किस में ज़्यादा वेलोसिटी है? ये ऊपर वाले, मतलब उस पर फोर्स ज़्यादा लगा। तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छी। और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जैसे मैंने कहा, इस पे 2 मीटर पर सेकंड पे लगाया, और इसको लगाने में टाइम लगा लिया 1 सेकेंड, ठीक है, और इसको 2 से 3 करने में 10 सेकेंड लगा दिया। बात समझ आ रही है? इसमें झटके में तुरंत लगाया, तो इसका मतलब इसके फोर्स भी ज़्यादा लगा। मतलब जो फोर्स है वो वेलोसिटी पर, चेंज इन वेलोसिटी एट पर यूनिट टाइम पर डिपेंड कर रहा है, एट पर यूनिट टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने क्या बोला कि आप क्लास 11 में, ठीक, और एक बच्चा क्लास 12 में, और दोनों को एग्जाम देना है, जेई का या नीट का देना है, ठीक है। अब जो 11th में है उसके ऊपर टीचर 2 साल वर्क करेगा, और जो 11th में है दोनों मान लो वीक वीक है, दोनों वीक वीक है, और दोनों को नंबर 1 लाना है, एक टारगेट है टीचर। तो बताओ किस पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, किस पे ज्यादा वर्क करना, फोर्स लगाना पड़ेगा, किसके ज्यादा प्रेशराइज करना पड़ेगा? क्या आप दूसरे वाले पे जो क्लास 12th में है। क्यों? कि उसके पास समय कम है, 11th में है उसके पास 2 साल का टाइम। मतलब कि जो फोर्स है, जो आपका रिजल्ट है, वह क्या टाइम पर भी डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। बस में आ रही है? वेलोसिटी में चेंज, बट पर यूनिट टाइम पर, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। चलो सर, बहुत अच्छी बात है। मतलब यह प्रोपोर्शनल टू ए होगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। यह प्रोपोर्शनल टू वी नहीं होगा, ये बात क्लियर है, और यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। तो प्रोपोर्शनल रहेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा सर, एफ इक्वल टू हम में जानते हैं, इसलिए हमने डिराइव कर। ठीक है सर, ये बात तो हमको समझ में आई, एफ इक्वल टू एम में आ गया। लेकिन प्रोपोर्शनल हटने पर एम स्क्वायर क्यों नहीं आया? हमारा क्वेश्चन है, एफ इक्वल टू एम स्क्वायर क्यों नहीं आया? हमने एफ इक्वल टू एम में ही क्यों लिखा? तो इतने दिन से तो एफ इक्वल टू एम में याद किए थे, कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं भैया, कंफ्यूजन नहीं, समझने का प्रयास करेंगे यूनिट डायमेंशन मेथड से। ठीक है, तो आओ समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा यही क्यों आया। ठीक, आइए ध्यान समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए इसी को फार्मूला प्रूफ करने चल रहे हैं कि एफ इक्वल टू एम में ही आएगा, एम स्क्वायर ए नहीं है। ठीक, तो देखो यह जो मेथड आपको बताने जा रहा हूं, यह फॉर बोर्ड के बच्चों के लिए है, फॉर बोर्ड के लिए, स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनके लिए आगे भी मैं तरीके बता दूंगा, जो कि शॉर्ट ट्रिक रहेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। एक बात होता बच्चा, जैसे इस ब्लॉक पर आपने धक्का लगाया, धक्का लगाया, फोर्स लगाया, तो इसके वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई। मतलब जो फोर्स है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये बात समझ में आती है। दूसरी बात, फोर्स टाइम पर भी डिपेंड करता है। वेरी गुड। तीसरी बात, जैसे मैंने कहा मैं यहाँ पे हवा में से हाथ ऐसे चला रहा हूँ, बहुत ऐसे चला रहा हूँ, मैं कहा बहुत फोर्स लगा रहा हूँ, तो लोग मुझे क्या कहेंगे? पगलेट। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाने के लिए मास का भी होना जरूरी है। फोर्स लगाने के लिए किसका जरूरी होना है? मास का भी होना जरूरी है, क्योंकि मास नहीं रहेगा तो फोर्स लगा क्या फायदा? बस में कि नहीं? और वहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं तो मैं पढ़ा के किसको पढ़ाऊंगा? बस में आएगी नहीं रही? इसका मतलब क्या है कि फोर्स लगाने के लिए मास भी होना चाहिए। तो एक बात तो क्लियर है कि जो फोर्स है बच्चा, वह मास पर भी डिपेंड करेगा। ठीक, लेकिन सर डिपेंड तो करेगा, लेकिन इसके पावर क्या होगा मुझे तो पता नहीं। पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 10 होगा, मुझे पता है। तो हम मान लेते हैं इसकी पावर वह ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। बाद में प्रूफ करके समझ में आ जाएगा कि एबीसी की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, आओ ध्यान से समझते हैं। अच्छा, एक इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब ये तीनों फोर्स पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर तीनों फोर्स पर डिपेंड कर रहे हैं तो मैं एफ प्रोपोर्शनल टू वी के पावर ए, टी के पावर बी, एम के पावर सी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल, क्योंकि तीनों डिपेंड कर रहे हैं तो तीनों लिख दिए। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है बच्चा? कांस्टेंट।
तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा के वी के पावर ए टी के पावर बी एम के पावर सी। बहुत अच्छी। चलो अब मैंने क्या बताया था, अच्छा मान लो हमारा फार्मूला बन गया एफ इज इक्वल टू इतना, मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया फार्मूला हमारा बन गया भाई, हमने क्योंकि देखा किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, मैंने उस सबको मिला के लिख दिया। अब बताओ अच्छा कोई फार्मूला कब करेक्ट होता है। पहला पॉइंट क्या बताया था, जब लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन क्या हो सेम। मतलब अगर ये फार्मूला सही है तो लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये फार्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज होने वाला नहीं। चलो देखते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी के पावर माइनस टू, के कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, वी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी के पावर माइनस वन के होल पावर ए, टी टाइम, टाइम का डायमेंशन टी के होल पावर बी, एम मास का तो एम के पावर सी। क्या मेरी बात कुछ कुछ क्लियर हुई है, वेरी गुड। मतलब इसके आगे कुछ नहीं तो वन लिख सकता हूँ, इसके पावर कुछ नहीं तो वन लिख सकता हूँ, ये बात तो सभी को क्लियर ही होगी, ठीक है। चेंज कर लो, अब ध्यान सुनो, तो मैं एम के पावर वन, एम के पावर वन, एल के पावर वन, टी के पावर माइनस टू इज इक्वल टू, अब आपको पता है इसके पावर कुछ नहीं तो वन होता है, ए का मल्टीप्लाई वन में होगा और ए का ही मल्टीप्लाई माइनस वन में भी होगा, ये बात सभी को पता है ना, बहुत अच्छी। तो ये एल के पावर ए टी के पावर माइनस ए और इधर टी के पावर बी एम के पावर सी। क्या मेरी बात समझ में आई है, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी। अब सुनो, एम के पावर वन, एल के पावर वन, टी के पावर माइनस टू इज इक्वल टू एल के पावर ए टी के पावर माइनस ए माइनस, तो मैं एल के पावर ए लिख दिया, टी के पावर आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है तो हो जाएगा माइनस ए प्लस बी और एम के पावर सी। क्या बातें क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करते हैं। तो देखो अच्छा, इधर m के पावर वन और इधर m के पावर c, तो मैं m के पावर c इज इक्वल टू m के पावर वन कर सकता हूँ, तो इससे से कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, वन, c की वैल्यू वन आ गई, वेरी गुड। l के पावर इतना, l के पावर इतना, चलो तो l के पावर a इज इक्वल टू l के पावर वन, इससे से कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, वन, बहुत अच्छा। अब तीसरा निकालते हैं, टाइम। अब देखो t के पावर माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू टी के पावर माइनस टू, टी से टी कैंसिल, तो ये हमारा क्या बचा, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू। अब ए की वैल्यू कितना निकाला है, वन, तो ए की वैल्यू वन रखो, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू, तो b इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, माइनस हो जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन, b इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, माइनस वन, b इज इक्वल टू माइनस वन। अब चलो आते हैं अपने फॉर्मूले पर, हमने क्या क्या लिखा था इसको हम एक साथ मिला के लिख लेते हैं। इसको क्या लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कलर में चेंज कर दूँ, अच्छा तो हम इसको चाहे इसी वाले में लिख लो चाहे इसी वाले में, इसी में लिखते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू वन आती है, ठीक है, बस हमेशा समझ में आएगा कि सर कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यह इज इक्वल टू के की वैल्यू वन, भी ए की वैल्यू कितना निकला है बच्चा, वन, तो वी के पावर वन, टी के पावर बी, बी की वैल्यू कितना निकला है, माइनस वन, तो टी के पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस वन, और एम के पावर सी, सी की वैल्यू वन, तो एम के पावर वन। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो एम वी अपॉन टी, तो वी अपॉन टी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला प्रूफ हुआ, बात समझे। देखो यहाँ पे पावर टू थ्री कुछ नहीं आ रहा है, मैंने प्रूफ कर लिया कि ये इसके पावर केवल वन वन ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और बात आती है सर क्या ये हमको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा या दिया जाएगा, ये आपको दिया जाएगा। कहेगा कि जो फोर्स है, आपको तो मैंने इमेजिन करने के लिए बोल दिया, सोच के अपने को कराया है पहले,
लेकिन अगर आपको बोल देता है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है और मास पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारे लिए बड़ी बात नहीं, तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सब। टी बराबर एक फॉर्मूला प्रूफ कराया बताया था 2 पाई 100 में एल अपॉन जी। चलिए इसी को प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ द टाइम पीरियड depends on length and gravitational acceleration, ठीक। if the time period depends on length and gravitational acceleration, then what is the formula of time period? Then what is the formula of टाइम पीरियड? ठीक, अब देखो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। तो टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर और एसिलेशन पर। एसिलेशन माइंड में ग्रेविटेशन से कोई लेना देना है, ठीक है। चलो मतलब मैं लिख सकता हूँ टी प्रोपोर्शनल टू यल, यल पर डिपेंड कर रहा है, बहुत अच्छी बात। टी किस पर डिपेंड कर रहा है? जी पर डिपेंड कर रहा है, बहुत अच्छी बात। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड। मैंने कहा अब इसके पावर क्या आएगा मुझे पता नहीं है, तो मैंने मान लिया इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, बहुत अच्छी बात। इन दोनों को मिलाकर लिखना चाहें तो टी प्रोपोर्शनल टू एल के पावर ए, जी के पावर बी लिख सकता हूँ, बहुत अच्छा। तो टी प्रोपोर्शनल का तो क्या हो जाएगा बच्चा? कांस्टेंट के एल के पावर ए, जी के पावर बी। अब मैंने क्या बोला, कोई फार्मूला कब करेक्ट होता है? जब लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन क्या हो भाई इससे। अगर टी बराबर इतना आ गया, टी बराबर आपको अगर इतना दिख रहा है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन क्या होना चाहिए सेम। तो लेफ्ट हैंड का डायमेंशन टी, तो टी का तो टी होगा। इसके साथ एम और एल नहीं है तो कभी भी इस तरह से रहते हैं ना बच्चा, तो हम इसको एम के पावर 0, एल के पावर 0 और टी के पावर 1 लिख लेते हैं। ठीक है डायमेंशन एल से तो कोई लेना देना नहीं है, के से कोई लेना देना है, एल का एल के पावर ए इंटू जी से एसिलेशन, एसिलेशन का डायमेंशन एल टी के पावर -2 के होल पावर बी। क्या मेरी बात समझ आई? इसके पावर कुछ नहीं तो 1। अब बी का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा और बी का मल्टीप्लाई -2 में भी होगा। आओ करते हैं। तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1 इज इक्वल टू l के पावर a, l के पावर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b, तो l के पावर b, t के पावर -2b। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई लोग? अगर b का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो l के पावर b हो जाएगा और इसी का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिख लेते हैं m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1, ठीक, इक्वल टू l के पावर a, l के पावर b। तो हम क्या लिखेंगे, l के पावर a प्लस b, मल्टीप्लाई पावर ऐड होता है, e के पावर -2b। क्या बात है, क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, m का m के साथ, l का l के साथ, t का t के साथ। चलो देखो m तो है नहीं तो हटा दो इसको, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। m के पावर 0, m है नहीं दे तो हटा दे, कोई लेना देना। t के पावर मैं t से कंपेयर करता हूँ, सर l से क्यों नहीं कंपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने एज योर विश। तो l के पावर a प्लस बी इज इक्वल टू l के पावर 0, इसे से कैंसिल, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे डुअल इक्वेशन बन रहा है, इसलिए सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको कर रहे थे। t के पावर -2b, t के पावर -2b इज इक्वल टू टी के पावर 1। क्या बात समझ में आ रही है? तो बताओ t से t कैंसिल, तो -2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। क्या बात समझ में आई? b की वैल्यू हमने -1/2 निकाल लिया। अब उठा के इसमें रख दो, a b की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। क्या a और b की वैल्यू समझ में आई है? वेरी गुड, a और b की वैल्यू समझ में आ गई, फिर क्या दिक्कत है भाई हमारे लिए? बस इस इक्वेशन में आ जाओ, इस वाले में। तो t इज इक्वल टू k
एल के पावर ए की वैल्यू कितनी है ये 1/2, तो 1/2, और जी की पावर बी, बी की वैल्यू कितनी है ये -1/2, तो -1/2, तो टी इज इक्वल टू के एल के पावर 1/2, माइनस है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/2, और 1/2 का मतलब रूट होता है, ये सभी को पता है, तो ये हो जाएगा के रूट में एल अपॉन जी, और के 2 पाई, व्हाट इज द के इज ए 2 पाई, तो टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई 100 में एल अपॉन जी। क्या आपको कुछ दिया जाए तो क्या आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल सर, लेकिन हम इस तरह से करने बैठेंगे तो हमारे लिए तो बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इस तरह से करने बैठोगे तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा जाने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे बोर्ड के लिए था, किसके लिए था भाई? बोर्ड के लिए। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए बात करने जाएंगे तो फिर आप इस तरह से नहीं करेंगे। चलिए कैसे करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ध्यान समझते बच्चा, कैसे हम करेंगे? छोटा सा क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके लिए, इफ फोर्स वेलोसिटी if force velocity and time are fundamental quantity, then unit dimension of m, m का यूनिट डायमेंशन है। कह रहा है कि देखो हम 7 फंडामेंटल यूनिट मान देते हैं, कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनेंस इंटेंसिटी, नंबर ऑफ सब्सटेंस, ये हम, ठीक है, ये सब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते थे सेम। लेकिन कहा मत मानो उसे, भूल जाओ। अब हम मानते हैं फोर्स को फंडामेंटल, वेलोसिटी को फंडामेंटल, टाइम को फंडामेंटल, तो कह रहे मास का भी यूनिट डायमेंशन। देखो अब इसके लिए ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन मान लो f के पावर -1, v के पावर -1, t के पावर -1, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन f v के पावर -1, t के पावर -1। तीसरा ऑप्शन तो f v के पावर -1 t। चौथा ऑप्शन f के पावर -1, v के पावर -1 t। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। करें तो इसमें से मास का यूनिट डायमेंशन क्या हो? देखो एक पहले सिंपल तरीका देखते हैं, सिंपल तरीका, फिर उसके बाद आपको इस पे भी चलेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका देखते हैं। देखो हमारे पास फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, एक तो तरीका है हमारा जो पहला प्रोसेस हम करते आए, ठीक है। पहले प्रोसेस की तरफ हम देख लेते हैं। इधर ये फर्स्ट प्रोसेस जो कि बकवास है, बकवास, ठीक। मतलब कि जो मास है वो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि कह रहा है कि इन तीनों मिलाकर फार्मूला बनाना है। मतलब जाहिर सी बात है, जो मास है वो फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और तीनों पे डिपेंड करता है। तो हम कैसे लिखते हैं? m प्रोपोर्शनल टू f के पावर a, m प्रोपोर्शनल टू v के पावर b, और m प्रोपोर्शनल टू t के पावर c। अब इन तीनों को मिलाकर एक इक्वेशन, दो इक्वेशन एंड 3 इक्वेशन करके, जो कि अभी आप ऊपर इतना टाइम पास कर रहे थे, इसी तरीके से उसको भी कर लेना है आपको। मिला के कर लोगे ना, ट्राई करना, ठीक है। अब ये तरीका एक हमारा पहला बकवास तरीका है। दूसरा ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, अगर थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा लोगे ना तो दूसरा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू क्या जानते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब सुनना अच्छा, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? सुन, देखो इस कहीं क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का जिक्र ही नहीं है। मतलब हमारा टारगेट है कि एक्सेलरेशन को हटाओ, एक्सेलरेशन को हटाओ। लेकिन हटाएं तो कैसे हटाएं? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ टाइम की बातें कर रहे हैं, तो हम ए बराबर जानते हैं v अपॉन टी, तो यह इज इक्वल टू m, या v अपॉन टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। बस अब क्वेश्चन खत्म। हमको निकालना किसका है यूनिट डायमेंशन? m का। जिसको निकालना उसे एक तरफ, बाकी की एक तरफ, खत्म कहानी,
तो यम इज इक्वल टू क्या एफ इंटू टी अपॉन वी हो जाएगा, बस। यम इज इक्वल टू एफ, वी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी के पावर माइनस वन टी। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ये हमारा हो गया सिंपल मेथड। कुछ नहीं करना है आपको, अगर आपको फार्मूला थोड़ा सा करने आ गया, क्वेश्चन को पढ़ने समझने आ गया, फिर आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड कैसे करेंगे बच्चा? तीसरा मेथड क्या है कि आप ऑप्शन को ही चेक कर देख लो, क्योंकि यह बोल रहा है कि किस कौन सा फार्मूला मास के बराबर है। तो किसका, जिसका यूनिट डायमेंशन मास के बराबर होगा वही तो फार्मूला बराबर होगा। मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड का यूनिट डायमेंशन राइट हैंड का यूनिट डायमेंशन सेम होना चाहिए। करे कि फोर्स वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल है, तो करे मास का फार्मूला होता है, मतलब इन तीनों को मिलाकर मास का फार्मूला होना, मतलब जब भी होगा तो यम इज इक्वल टू एफ वी के पावर ए, बी के पावर बी, टी के पावर सी, इसी के टर्म में होगा। तो अगर इसी के टर्म में होगा तो इसका यूनिट डायमेंशन एम के बराबर होना चाहिए। तो देख लेता हूँ कौन सा है, चार ऑप्शन हमारे पास है, चार ऑप्शन देख लेता हूँ। चलो देखते हैं, ये एफ के पावर माइनस वन, तो यह फोर्स का डायमेंशन एम एल टी के पावर माइनस टू के होल पावर माइनस वन, वी का एल टी के पावर माइनस वन होल पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस वन, ठीक है। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। ए आ जाएगा एम के पावर माइनस वन, एल के पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस टू। इसको क्या बात समझ आई? अब इसका इनटू इसका मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो ना, इसका मल्टीप्लाई भी इसमें होगा, इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसका मल्टीप्लाई हमने 3 में किया है, ठीक है ना भाई, ठीक। अब चलो, अब इसका क्या हो जाएगा, एल के पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस माइनस प्लस प्लस वन, और टी के पावर माइनस वन। अब देखो सुनो, देखो देखो, टी की पावर वन से कैंसिल हो गया, देखो एल के पावर माइनस वन, एल के पावर माइनस वन और एम के पावर माइनस वन, आना केवल एम चाहिए, लेकिन यहाँ तो कई चीजें आ रही, मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं। चलो दूसरे वाले पे ऑप्शन पे आते हैं, फोर्स एम एल टी के पावर माइनस टू इंटू वेलोसिटी का एल टी के पावर माइनस वन होल पावर माइनस वन टी के पावर माइनस वन, ठीक। देखो ध्यान से, एम एल टी के पावर माइनस टू इंटू इसका मल्टीप्लाई तीनों में होगा, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक, ये सेकेंड ऑप्शन। तो एल के पावर माइनस वन, टी के पावर प्लस वन और टी के पावर माइनस वन, इससे कैंसिल हो गया, लेकिन एल से एल कैंसिल हो गया, लेकिन एम टी के पावर माइनस टू, हमको चाहिए केवल यम, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी गलत। चलो मतलब सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया भाई हमारा, यह भी गलत, ये भी गलत। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, कौन सा कलर, कौन सा कलर, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी के पावर माइनस टू इंटू वेलोसिटी का एल टी के पावर माइनस वन होल पावर माइनस वन, टी का टी, देखो यहाँ पे देखो एक आराम से हो गया कि नहीं हो गया सर, लेकिन हमको फार्मूला पता हो बस समय के साथ समझ में आ जाएगा, परेशानी की जरूरत नहीं, ठीक है। एम एल टी के पावर माइनस टू इंटू एल के पावर माइनस वन, टी के पावर प्लस वन और टी के पावर वन। अब देखो एल से एल कैंसिल, टी के पावर माइनस टू और ये माइनस वन और वन टू हो जाएगा, तो इससे कैंसिल, तो क्या बचा हमारा एम। देखो क्या इसका यूनिट डायमेंशन सेम आ गया, देखो इससे भी हमारा वही आया, इससे भी वही आया हमारा। क्या बातें कुछ कुछ समझ में आई है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो इफ वेलोसिटी एनर्जी एंड टाइम आर fundamental quantity, then unit dimension of tension, यूनिट डायमेंशन का टेंशन का यूनिट डायमेंशन होता है, यूनिट डायमेंशन का टेंशन होता है,
ठीक, आइए ध्यान से करते हैं। कैसे करना चाहते हो? देखो, पहला मेथड फर्स्ट बकवास मेथड, ठीक है, फॉर बोर्ड के लिए। लेकिन बोर्ड के लिए अच्छा है भाई, बोर्ड के लिए मत करके आ जाना, नंबर कट देगा मास्टर। हाँ, अगर ऑप्शन है तो भी ठीक, लेकिन डेरिवेशन दे दिया है तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पहला क्या है कि टेंशन, टेंशन का फॉर्मूला पता है ना, टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो टेंशन जो है वह एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, और ए टेंशन जो है वह वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, पावर बी टेंशन जो है वह टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अब ये तीन इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने का तरीका देखो। सेकेंड मेथड जो फार्मूला मेथड है हमारा, ठीक है। और थर्ड मेथड ऑप्शन मेथड, अगर हमको ऑप्शन दिया तो फिर ऑप्शन हम चेक करेंगे, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन नहीं दिया तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया ही जाएगा क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मैं एंट्रेंस के लिए बातें कर रहा हूँ, ठीक है। वरना आप एक एक वैल्यू पुट करके आंसर देख लें। चलो सेकंड मेथड की बातें करते हैं। बताओ, एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन। वर्डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्डन का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो बहुत अच्छी। देखो, अब यहाँ पे ना तो हमको फोर्स की बात है ना ही डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी तो समझ में आ रहा है, ठीक। मतलब हमको इसको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। देखो, क्या मैं ई बराबर एफ, अब फोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या टेंशन इंटू लेंथ लिख सकता हूं? बिल्कुल, टेंशन इंटू लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इतना लिख सकता हूं। बहुत अच्छा सर, ये तो ठीक है, समझ में आया। टेंशन आ गया, एनर्जी आ गई, हमारे पास दो चीजें और निकालनी है। मैंने क्या बोला कि थोड़ा सोचना पड़ेगा इस फॉर्मूले, हाँ, लेकिन फॉर्मूला का थोड़ा सोच लिए तो भाई हमारे बाएं हाथ का खेल है। देखो, एक हमने निकाल लिया, यह निकाल लिया और यह निकाल लिया। अब हमारी कहानी बची है इस टाइम और वेलोसिटी पर। टाइम और वेलोसिटी, टाइम और वेलोसिटी कैसे आएगा सोचते हैं। टाइम और वेलोसिटी कैसे आएगा? वेलोसिटी की बात सोचो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एक काम करो बच्चा, मैं यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर और टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ई बराबर टी इंटू लेंथ अपॉन टाइम, क्या वेलोसिटी, इंटू डी इंटू टी। क्लियर है? देखो, टेंशन आ गया, वैसे भी टेंशन है, वेलोसिटी आ गई, टाइम आ गया, एनर्जी आ गया, तीन चीजें हमने निकाले। ये डी एक्स्ट्रा आ रहा है, डी एक्स्ट्रा है, तो इसको भी हटाने का प्रयास करें। तो एक काम करो, टी से डिवाइड और टी से फिर से मल्टीप्लाई। अब सुनो ध्यान से, तो ई बराबर टी इंटू, क्या ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर। ये टाइम स्मॉल टी लिखता हूँ, ठीक है, टाइम का स्क्वायर, इन डायमेंशन कैपिटल टी लिखा जाएगा, ठीक है। मैं स्मॉल टी मान रहा हूँ क्योंकि दो दो कैपिटल टी हो जा रहा है, ठीक है, टेंशन का भी कैपिटल टी होता है। तो टी बराबर ई अपॉन वी स्क्वायर टी के पावर 2, इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो टी बराबर ई वी के पावर -2 टी के पावर -2। अब इस तरह से ऑप्शन तुमको दिए जाएंगे। ऑप्शन क्या रहेगा? पहला ऑप्शन रहेगा ई के पावर -1 वी के पावर -1 टी के पावर -2। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ई के पावर -2 वी के पावर -2 टी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ई वी के पावर -2 टी। चौथा ऑप्शन ई वी के पावर -2 टी के पावर -2। अब क्या तुम थर्ड, अगर ऑप्शन इस तरह से दिए हैं, क्या तुम थर्ड प्रोसेस लगा कर इसको ऑप्शन चेक करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे? हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की बातें आपको कुछ समझ में आई होंगी। घर पे इसको जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा पॉइंट था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ऑप्शन दिया है, आप इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन देगा ही देगा। तो अगर आपको फार्मूला नहीं क्लिक कर रहा है माइंड में कि हम कैसे फार्मूले को उसमें कन्वर्ट करें, तो एक मेथड तो हमारा है बकवास मेथड, जो कि बोर्ड के लिए है, उसको मत करने की कोशिश करिए क्योंकि वह टाइम बहुत ज़्यादा लगाएगा। दूसरा है, आपको जो मैंने फार्मूला वाली चीज़ें बताई है, अगर वह माइंड में क्लिक कर रहा है कि फार्मूले हम कैसे रिलेट कर पाए, तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो फिर ऑप्शन चेक करना, हमारा थर्ड एंड लास्ट हमारा इसी में देखो, अब इस तरह दे दिया है, इसी में सभी का ऑप्शन रख के देखो किसका टेंशन के बराबर आ जाता है। जिसका टेंशन के बराबर आ जाएगा आंसर वही हो जाएगा। टेंशन का डायमेंशन फोर्स का ml t⁻², अपॉन लेंथ का l से l कैंसिल, तो m t⁻²। देख लेना किसका m t⁻², जिसका भी ऑप्शन आएगा आएगा ये चौथे वाले का ही आएगा, करके आप देख लें, ठीक है। उसके आंसर से क्या मेरी बात कुछ कुछ क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बेस्ट।